हम्म आमतौर पे जब हम किसी साम्राज्य या ना किसी एम्पायर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? मुझे लगता है विशाल सेनाएं या क्या कहते हैं चमचमाते हथियार। हाँ बिल्कुल, हाथियों का झुंड और एकदम अभेद्य किले। हाँ, मतलब एक ऐसी ताकत जिसे साफ तौर पे अपनी आंखों से देखा जा सके। सही बात है। इतिहास में सत्ता का मतलब ही हमेशा भौतिक और दृश्यमान शक्ति रहा है। एक ऐसा प्रभाव जिसे मापा जा सके, जिसे गिना जा सके। लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर एक अकेला व्यक्ति जिसके पास ना कोई सेना हो, ना कोई राजसी बैकग्राउंड और ना ही कोई खजाना। बिल्कुल, वो बस अपने दिमाग, अपनी कूटनीति और अपनी कुछ बेहद कठोर आदतों के बल पर एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दे। और मजेदार बात यह है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे इतिहास की सबसे दिलचस्प सच्चाइयों में से एक है। हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। एक ऐसे गुरु जिन्होंने बिना किसी राजशाही सुख सुविधा के अपने बौद्धिक अनुशासन से इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ठीक है। तो आइए इस विषय पर एक गहन चर्चा करते हैं। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक और वैचारिक पन्नों को खंगाल रहे हैं। चाणक्य नीति और विशेषकर उसके दूसरे अध्याय के सिद्धांत। बिल्कुल। और तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हमारा मिशन सिर्फ राजनीति पर बात करना नहीं है। मतलब हम चाणक्य को एक किंग मेकर की बजाय एक शिक्षक के नजरिए से देख रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी नजरिया है, क्योंकि ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब उसे आज के संदर्भ में समझा जाए। सही कहा। उनका काम सिर्फ राजाओं को सलाह देना नहीं था, बल्कि छात्रों की मानसिकता को आकार देना था। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हम इन 2300 साल पुरानी नीतियों में से ऐसी व्यावहारिक आदतें निकालना चाहते हैं जो आज के समय में चुनौतियों का सामना कर रहे छात्रों के लिए एक सर्वाइवल गाइड बन सकें। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि जिस व्यक्ति ने अपनी रणनीतियों से एक आम बच्चे को सम्राट बना दिया, अगर वही नीतियां आज के दौर में पढ़ाई कर रहे छात्रों के जीवन में उतारी जाएं, तो वे अपनी सफलता का साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकते हैं? 100%। और उनकी रणनीतियों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे सिर्फ सत्ता हासिल करने के बारे में नहीं थी। तो फिर किस बारे में थी? वो उस अनुशासन और चरित्र के निर्माण के बारे में थी जो सफलता को लंबे समय तक संभाल सके। लोग चाणक्य नीति को सिर्फ कूटनीति मान लेते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत आम धारणा है। लेकिन मूल रूप से यह एक व्यक्ति के खुद के दिमाग को वश में करने की मार्गदर्शिका है। तो चलिए सीधे उस मानसिकता पर आते हैं जो इन आदतों की नींव रखती है। हाँ, आज की हमारी रिसर्च में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई कि आराम और सफलता कभी भी एक साथ सफर नहीं कर सकते। बिल्कुल। चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय में एक बहुत ही बेबाक विचार है, लालानाद बहवो दोषा, राइट? हाँ, मतलब अत्यधिक लाड़ प्यार बच्चों या छात्रों में बुरी आदतें डालता है, जबकि कठोर अनुशासन से सद्गुणों का विकास होता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि चाणक्य जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं ना, वो कोई क्रूरता नहीं है। वो एक तरह की तैयारी है। जब कोई शिक्षक किसी छात्र को कठोर अनुशासन में रखता है तो वो असल में उसे भविष्य की अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। आज के दौर में तो हम जेंटल पेरेंटिंग की बात करते हैं ना? हाँ, स्कूलों में स्ट्रेस फ्री जोन बनाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में चाणक्य की ये कठोरता, या जिसे वो तपस्या कहते हैं, थोड़ी आउटडेटेड नहीं लगती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। लेकिन चाणक्य के दर्शन में तपस्या का मतलब जंगलों में जाकर भूखे रहना नहीं है। तो फिर असल में क्या है? मतलब जीवन के सुख और असाधारण क्षमताएं कोई छोटे मोटे प्रयासों का फल नहीं होती। इसके पीछे गहरा अनुशासन लगता है। आज के समय में इस तपस्या का रूप बदल गया है, लेकिन सिद्धांत वही है। अगर मैं इसे आज के दौर से जोड़कर देखूं, तो शायद एक बहुत ही सटीक एनालॉजी बनती है। कौन सी? जैसे आज के समय में स्मार्टफोन पर बिना सोचे समझे घंटों तक रील स्क्रॉल करना। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागना। बिल्कुल। क्या ये दिमाग का लाड़ प्यार या पैम्परिंग नहीं है? ये बहुत आसान है, बहुत आरामदायक है। 100%। आप अपने दिमाग को बिना कोई मेहनत किए डोपामाइन दे रहे हैं। यही वही अत्यधिक लाड़ प्यार है जो बौद्धिक क्षमता को कुंद कर देता है। सही कहा। और इसके विपरीत देखें तो फोन को पूरी तरह बंद करके किसी जटिल विषय को समझने के लिए घंटों तक ध्यान केंद्रित करना, हाँ, वही आज के दौर का कठोर अनुशासन है। बिल्कुल। मैं इसे एक स्मार्टफोन बैटरी के उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जब बहुत सारे ऐप्स बैकग्राउंड में खुले रहते हैं तो क्या होता है?
बैटरी तेजी से खत्म होती है। हमारा ध्यान भी वैसा ही है। सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, मनोरंजन, ये सब दिमाग के बैकग्राउंड ऐप्स हैं। बहुत सही उदाहरण है। चाणक्य की तपस्या ये है कि आप उन सभी ऐप्स को फोर्स स्टॉप करें ताकि आपके दिमाग का पूरा सीपीयू सिर्फ एक मुख्य काम पर केंद्रित हो सके। मतलब आरामदायक स्थिति में रहकर कोई भी महान कार्य नहीं किया जा सकता। विकास हमेशा असुविधा के क्षेत्र में ही होता है। एकदम सही। चंद्रगुप्त को उन्होंने इसी तरह तपाया था। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। तो मान लीजिए कि किसी ने ये मानसिकता बना ली और अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद कर दिए। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या? रोजाना असल में करना क्या है? यहीं पर चाणक्य की दैनिक आदतों की चेकलिस्ट सामने आती है। और मेरी नज़र में ये किसी भी छात्र के लिए सबसे व्यवहारिक सलाह है। कौन सी सलाह? उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब कुछ नया ना सीखा हो, भले ही वो एक पूरा श्लोक हो या उसका आधा हिस्सा। बिल्कुल, या फिर केवल एक अक्षर ही क्यों ना हो। दिन को कभी बांझ या व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। दिन को बांझ मत छोड़ो। ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। इसे संस्कृत में अबंध्यम दिवसम कुर्यात कहा गया है। चाणक्य यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आपको रोजाना 12 घंटे पढ़ना ही है। हाँ, मतलब अगर किसी दिन समय या ऊर्जा नहीं है तो भी सोने से पहले कम से कम ज्ञान का एक अक्षर तो अपने अंदर उतार ही लो। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव है हमारी आज की शिक्षा प्रणाली के साथ। वो कैसे? छात्र अक्सर पूरा साल आराम करते हैं और परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले दिन रात एक करके सब कुछ रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। तो क्या परीक्षा से ठीक पहले 10 घंटे लगातार रट्टा मारना रोजाना केवल एक अक्षर सीखने से ज्यादा असरदार नहीं लगता? अगर बात सिर्फ एक परीक्षा पास करने की है तो शायद रट्टा मारना काम आ जाए। आखिर सिस्टम तो केवल अंकों को ही देखता है ना। लेकिन चाणक्य एक परीक्षा पास करने की नहीं, जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साम्राज्य खड़ा करने की बात कर रहे हैं। सही बात है। परीक्षा से एक रात पहले रट्टा मारना कंप्यूटर की रैम मेमोरी की तरह है। जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, यानी परीक्षा खत्म होगी, सारा ज्ञान वाष्प बनकर उड़ जाएगा और अगले सेमेस्टर में छात्र को याद ही नहीं रहता कि उसने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा क्या था। एकदम सही। लेकिन चाणक्य यहाँ जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं उसे आधुनिक विज्ञान में कंपाउंडिंग और माइक्रो लर्निंग कहा जाता है। मतलब ज्ञान को हार्ड ड्राइव में सहेजना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति रोजाना बिना नागा किए थोड़ा थोड़ा सीखता है तो वो केवल सूचना नहीं बटोर रहा होता, वो अपने न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहा होता है। हाँ, वो एक आजीवन सीखने वाले व्यक्ति की पहचान बना रहा होता है। तो ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या सीख रहे हैं, बल्कि रोजाना सीखने की आदत को बनाए रखने के बारे में है। आज की अर्थव्यवस्था में जहां एआई और नई तकनीकें सब बदल रही हैं, जो केवल परीक्षा के लिए पढ़ता है वो पिछड़ जाएगा। और जो चाणक्य के इस रोजाना सीखने वाले नियम को अपनाता है वो कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। बिल्कुल, निरंतरता ही असली चाबी है। वाओ, मतलब जिम में एक दिन जाके 100 किलो वजन उठाने से मांसपेशियां नहीं बनती, रोजाना 5 किलो उठाने से बनती हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ठीक है, तो हमने अनुशासन और रोजाना सीखने की अहमियत समझ ली। लेकिन बाहरी वातावरण और खराब संगत का क्या? आज के समय में ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, आसपास के लोग भी काफी होते हैं। ये चाणक्य नीति का वो हिस्सा है जो उन्हें एक साधारण आदर्शवादी शिक्षक की बजाय एक यथार्थवादी रणनीतिकार बनाता है। हाँ, इस रिसर्च के दौरान एक हिस्से ने मुझे बहुत प्रभावित किया। चाणक्य ने इंसानी स्वभाव पर बहुत तीखी टिप्पणी की है। कौन सी वाली? कि जो व्यक्ति मुंह पर बहुत मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे काम बिगाड़ता है, उसे हमेशा दूर रहना चाहिए। हाँ, दूध के मुख वाले विष के घड़े के समान। बिल्कुल। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। ये बहुत ही धारदार विचार है। दुराचारी और नकारात्मक सोच वाले लोगों की संगत इंसान को बहुत जल्दी नष्ट कर देती है। अगर हम इसे आज की भाषा में कहें तो क्या चाणक्य 2200 साल पहले टॉक्सिक दोस्तों को घोस्ट करने की सलाह दे रहे थे? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत सही है। कैसे? जब कोई ऐसे लोगों के आसपास होता है जो लगातार गलत रास्तों, जैसे हर वीकेंड पार्टी करने की ओर खींचते हैं, जो असल में किसी की मेहनत से ईर्ष्या करते हैं, तो वो तपस्या वाली बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों को जीवन से बाहर निकालना ही पड़ता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस सामाजिक घेरे को उनके एक और सिद्धांत से जोड़ते हैं, योजनाओं को गुप्त रखने वाला सिद्धांत। हाँ, जो कार्य अभी केवल मन में है या जिसकी सिर्फ योजना बनी है, उसे कभी वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, उसे गुप्त मंत्रणा से सुरक्षित रखना चाहिए।
जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे आज के सोशल मीडिया कल्चर का एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला। ये आज के लिए सबसे प्रासंगिक सलाह है। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आजकल लोग अपनी पढ़ाई के लक्ष्य या किसी नए स्टार्टअप का आइडिया शुरू करने से पहले ही दुनिया को बता देते हैं। इंस्टाग्राम पर नई किताबों की फोटो डाल देते हैं कि आज से तैयारी शुरू। बिल्कुल। और क्या ये बात दिलचस्प नहीं है कि मनोविज्ञान के अनुसार ऐसा करना सफलता की संभावना को कम कर देता है? असल में दिमाग को लगता है कि काम हो गया है। सच में ये ऐसे काम करता है? हाँ, जब अधूरी योजनाओं की घोषणा होती है तो लोग तारीफ करते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स आते हैं। हमारे दिमाग को ये फर्क समझ नहीं आता कि ये तारीफ काम पूरा करने के लिए मिली है या सिर्फ योजना बनाने के लिए। ओहो, मतलब दिमाग में तुरंत डोपामीन का रिसाव होता है और उसे वही संतुष्टि मिल जाती है जो लक्ष्य हासिल करने के बाद मिलनी चाहिए थी। बिना काम किए ही जीत का एहसास। इससे तो वो दबाव और प्रेरणा ही खत्म हो जाती है जो रात रात भर जगाकर असल मेहनत करवाती। बिल्कुल। चाणक्य जब योजनाओं को गुप्त रखने की बात कहते हैं तो वे असल में मानसिक ऊर्जा को बचा रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हम अक्सर प्लानिंग करने में ही सारा मजा ले लेते हैं, काम करने तक पहुंचते ही नहीं। तक्षशिला के गुरुकुल में रणनीति का पहला पाठ ही यही था, जब तक योजनाएं पूरी तरह से तैयार ना हो जाएं, मौन रहो। मौन अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है। जब तक काम पूरा ना हो जाए, शोर परिणामों का होना चाहिए, शब्दों का नहीं। 100%। तो अब तक हमने एक बहुत ही स्पष्ट खाका देखा है। एक छात्र को अपनी सुविधा का त्याग करके अनुशासन अपनाना चाहिए, बिना नागा किए रोज कुछ सीखना चाहिए, टॉक्सिक लोगों को हटाना चाहिए और योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। लेकिन मन में सवाल उठता है कि इन सब का आखिरी इनाम क्या है? ये सवाल हमें चाणक्य के पूरे दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, जो कि है ज्ञान। हाँ, ज्ञान ही वो इकलौती संपत्ति है जो किसी भी इंसान को सच में अजय बनाती है। इस पे रिसर्च करते हुए मैंने एक बहुत ही गहरा विचार पढ़ा। चाणक्य का मानना था कि एक सीखने वाले की असली ताकत केवल उसकी विद्या है। बलम विद्या च विप्राणा। बिल्कुल। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा किसी इंसान के रूप, सौंदर्य और युवावस्था को भी मात दे देती है। ये बहुत व्यावहारिक है। एक व्यापारी की ताकत उसका पैसा है और एक शासक की ताकत उसकी सत्ता है। लेकिन इन चीजों में खामी है। सत्ता बदल सकती है, पैसा बाजार के क्रैश होने पर डूब सकता है, और इस शारीरिक सुंदरता तो समय के साथ स्वाभाविक रूप से ढली जाती है। लेकिन एक छात्र की इकलौती ताकत उसकी शिक्षा है। ये एक ऐसी बौद्धिक संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और जिसे बांटने पर वो कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। बिल्कुल। मतलब शिक्षा का अर्थ सिर्फ एक डिग्री हासिल करना या किसी कंपनी में नौकरी पाना नहीं है। कतई नहीं। शिक्षा जीवन के हर संकट, हर धोखे और पतन से निपटने का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपना सब कुछ खो देता है, अगर उसके पास ज्ञान है तो वो उसी शून्य से दोबारा अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने शून्य से मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। कोई भी परिस्थिति इंसान को तब तक नहीं हरा सकती जब तक उसका ज्ञान उसके साथ है। हालांकि चाणक्य ने यह भी जोड़ा है कि ज्ञान का उपयोग करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बहुत जरूरी है। बीमार शरीर के साथ एक तेज दिमाग भी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। ये उनके समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल साफ है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है। हाँ, ये एक सोची समझी इंजीनियरिंग की तरह घड़ी गई प्रक्रिया है। ये अत्यधिक लाड़ प्यार को छोड़कर जानबूझकर कड़े अनुशासन को गले लगाने का परिणाम है। ये उस जिम की तरह है जहां रोजाना बिना नागा ज्ञान का एक नया अक्षर सीखा जाता है, जहरीले लोगों से दूरी बनाई जाती है और सोशल मीडिया के झूठे शोर से बचकर खामोशी से काम किया जाता है। और भौतिक चीजों के पीछे भागने की बजाय ज्ञान को सबसे बड़ी दौलत माना जाता है। जो लोग आज जीवन में कुछ नया सीख रहे हैं या किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अचूक सर्वाइवल गाइड है। इंसान का दिमाग और सफलता का मनोविज्ञान आज भी वैसा ही काम करता है जैसा मौर्य काल में करता था। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी और थोड़ा उकसाने वाले विचार पर बात करना चाहूंगी। वो कौन सा विचार है? चाणक्य ने बड़ी ही बेबाकी से कहा है कि विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु को छोड़ देते हैं। ये बहुत ही कड़वी वास्तविकता है। यानी जब एक बार छात्र पूरी तरह शिक्षित हो जाता है तो वो अपने मेंटर से आगे निकल जाता है। सही बात है।
और यही विचार मैं आज यहाँ छोड़कर जाना चाहूंगी। अगर सच्ची शिक्षा किसी को पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है, हाँ, तो क्या एक छात्र का अंतिम लक्ष्य वास्तव में उन शिक्षकों और उस पूरी व्यवस्था से आगे निकल जाना है जिन्होंने उसे बनाया था? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ज्ञान का अंतिम सत्य यही निर्मम आजादी है, जहाँ किसी बैसाखी की जरूरत ना रहे? जहाँ इंसान इतना सक्षम हो जाए कि अपने खुद के रास्ते बना सके। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये सच में विचार करने वाली बात है कि क्या एक अकेला छात्र अपनी खामोशी के दम पर कल अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।